नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर डालेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने की 2 साहित्यिक ग्राम स्थापित करने की घोषणा। उत्तराखंड में साहित्यिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। हल्द्वानी में कालाडूंगी के विकास पर आत्मीय संवाद। जन भागीदारी से विकास का संकल्प, हर व्यक्ति पर दायित्व निभाने की जिम्मेदारी। हल्द्वानी में पंजाबी जन कल्याण समिति की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ। होटल जैस्मिन ग्रांट में आयोजित हुआ शपथ ग्रहण समारोह। अध्यक्ष समेत 26 पदाधिकारियों ने संभाली जिम्मेदारी। बद्रीनाथ चढ़ावा हेराफेरी के आरोपियों की संपत्ति खंगालेगी पुलिस। गणना कक्ष में बढ़ाई गई सुरक्षा, सरकार के सख्त निर्देश। कुंभ मेला 2027 के दौरान हाथियों के लीडर को रेडियो कॉलर पहनना करेंगे निगरानी। हरिद्वार वन प्रभाग में किया गया अध्ययन शुरू। उत्तराखंड में कल से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सरकार अलर्ट मोड पर, अफसरों को 24 घंटे निगरानी के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। हल्द्वानी के राजेंद्र नगर स्थित शिल्पकार सेवा संस्थान की वार्षिक सार्वजनिक आम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संस्थान के पिछले कार्यों, आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया और भविष्य की कार्य योजना पर भी चर्चा की गई है। और आपको बता दें कि इस दौरान संस्थान ने आर्थिक रूप से कमजोर शिल्पकार समाज की बेटियों के विवाह और मेधावी छात्रों की शिक्षा के लिए बड़ी घोषणा भी की है। बैठक की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त कैप्टन हरीश चंद्र ने की है। हुए जो हमारा ये राजनगर वार्ड 12 में जो कार्यक्रम हो रहा है, कुमाऊं शिल्पकार सेवा संस्थान के से, जिसके पहले निर्माण के पहले भी कार्यक्रम होते थे, लेकिन इसका जो न्यू रखी हमारी राधा आर्य जी लोग यहाँ पार्षद थी। ये शिल्पकार सेवा संस्थान एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है जिसका उद्देश्य समाज के लोगों को सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों का लाभ उठाना देना होता है। तो इस हर वर्ष की भांति ये आयोजन किया जाता है। एक बैठक अनिवार्य होती है, तो उसी का आयोजन आज किया है, जिसमें सभी लोगों द्वारा यहाँ पे उनके विचारों का आदान प्रदान किया जाता है कि किस तरीके से शिल्पकार सेवा संस्थान को डेवलप करा जाए। और मैं यही बताना चाहती हूँ कि इसका जो पुनर्निर्माण कराया गया था वो मेरे ही पार्षद के कार्यकाल में कराया गया था। तो बहुत हर्ष का समय है। मैं कुमाऊं शिल्पकार सेवा संस्थान का अध्यक्ष एक्स कैप्टन हरीश चंद्रा। मैंने अपने इस कार्य के दौरान मैंने एक सोचा कि अपने समाज को, इस शिल्पकार समाज को एकत्र करके इनको अपने ये संदेश दिया जाए कि सब एकत्र संगठित होकर के इस कार्य को चलाना है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि टेढ़ी, चमोली, उत्तरकाशी समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और नदी नालों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है। गरज चमक और आकाशीय बिजली को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी है। तो वहीं देहरादून में शाम की बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। देहरादून को ग्रीन सिटी बनाने के लिए नगर निगम ने बड़ी कार्य योजना तैयार की है। निगम के मौजूदा कार्यकाल में अब तक 25 पार्क विकसित कर जनता को समर्पित किए जा चुके हैं। अब हर वार्ड और मोहल्ले तक पार्क और हरियाली पहुंचाना लक्ष्य है। मेयर सौरभ थप्पलियाल के अनुसार नई पार्क अतिक्रमण मुक्त जमीन पर बनाई जाएंगी। खाली जमीनों को चिन्हित कर वहां बच्चों के लिए खेल उपकरण, युवाओं और बुजुर्गों के लिए ओपन जिम और वॉकिंग ट्रैक भी विकसित किए जा रहे हैं। डेढ़ साल का कार्यकाल हम लोगों को हो रहा है इस बोर्ड को, और इस बीच में हम लगभग 25 जो पार्क हम लोग बना के हमने जनता को समर्पित कर दिए हैं, देहरादून की जनता को। निश्चित तौर पर आगे भी हमारे जो पार्क हैं उनको हम और डेवलप करना चाहते हैं, उनको बनाना चाहते हैं, जनता को समर्पित करना चाहते हैं, जहाँ पर कि बच्चे वगैरह जो हैं वो खेल सकें, उनके लिए खेलने के लिए उपकरण वगैरह सब उसमें लगा के, व्यायाम सारा जो ओपन जिम वगैरह उनमें लगा के
और पैदल पाथ बुजुर्गों के लिए, इस प्रकार का हमारा प्लान है। और निगम इसके अलावा इस जो हरेला का पर्व है, इसके लिए देहरादून हरा भरा रहे। में प्रदर्शन के दौरान युवाओं के अभद्र टिप्पणी करने के साथ अश्लीलता करने की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इस पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा, चाहे हमारी युवा पीढ़ी हो या नौजवान हो, सभी को सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा देश संस्कृति का देश है, सभ्यता का देश है, ऐसे में सभी को संयम में रहकर सोच समझकर ही बोलना चाहिए। सभी को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए और चाहे वो बड़े हों, चाहे नौजवान हों, चाहे हमारे नवोदित हों, क्योंकि हमारे देश पूरा ये संस्कार का देश है, संस्कृति का देश है। इसलिए हमें सभ्यता से, संस्कारों से और नम्रता विनम्रता से सभी का आदर करना चाहिए। लोकतंत्र में अनेक तरीके हैं अपनी बात रखने के, उस तरीके से रखनी चाहिए। कुंभ मेले से पहले नया उदासीन अखाड़े के साधु संतों ने उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। असली नकली संतों के बाद अब असली नकली देवता को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। रविवार की शाम को उत्तरी हरिद्वार स्थित आश्रम में नया उदासीन अखाड़ा के पंजाब से आए संतों ने बैठक की और आरोप लगाया कि हरिद्वार में नया उदासीन अखाड़ा में बैठे साधु संतों वर्षों से नकली देवताओं की पूजा अर्चना कर रहे हैं और कुंभ मेले में भी नकली देवता शाही स्नान करवा रहे हैं, जबकि असली देवता पंजाब में है जिनकी पूजा होती है। बैठक में धनंजनी कोटवाली अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और महामंत्री हरिगिरी सहित कई साधु संत उपस्थित रहे। इस अवसर पर नया उदासीन अखाड़ा के सचिव गणेश दास महाराज ने कहा कि जिन संतों ने नकली देवताओं की पूजा और स्नान कराकर असली देवताओं का अपमान किया, इस बार जूना अखाड़ा के साथ असली देवताओं को कुंभ का शाही स्नान कराया जाएगा। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने इस मामले की पंजाब, उत्तराखंड और यूपी सरकार से जांच कराने की बात कही है। देवताओं की बात आती है तो देवता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो देवताओं की बात अच्छी नहीं है। आपने नकली देवताओं को जो आपने स्नान कराया है, हम इसकी जांच चाहते हैं और हम पंजाब सरकार से भी, उत्तराखंड सरकार से, यूपी सरकार से हम निवेदन करेंगे, कृपया इसकी जांच हो। असली देवता कौन से है, असली देवता कहाँ है। पहले हम पंजाब में जाकर के सीएम साहब से मिलेंगे कि भाई ये जो अखाड़ों का जो विवाद है, वो विवाद होता रहता, हम अखाड़े हैं, लेकिन देवताओं का अपमान करना उचित नहीं। कि जिन्होंने नकली देवता बैठा करके हमारे देवताओं का, इष्ट देवता का अपमान किया है, हम उनके खिलाफ हर तरह की कार्रवाई करेंगे और उनको हटाएंगे। नए खाड़े के हैं, बड़े खाड़े के साथ है, जो हमारी ये 9 खाड़ों की सपोर्ट वाली अखिल भारतीय उदासीन अखाड़ा परिषद है, उनके साथ करेंगे, जिसके अध्यक्ष हमारे महाराज रविंद्रपुरी महाराज हैं। के साथ नहीं जाएंगे, हम कभी नहीं जाएंगे। देश दुनिया में सुगंध के लिए मशहूर देहरादून की पारंपरिक दून बासमती फिर खेतों में लहराने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प और जिला प्रशासन की पहल से दून बासमती के पुनर्जीवन के प्रयास रंग ला रहे हैं। साल 2025 में 65 हेक्टेयर में सफल ट्रायल के बाद इस बार खेती का क्षेत्र बढ़ाकर 75 हेक्टेयर किया गया। जिले के करीब 160 किसान सहसपुर, विकास नगर, रायपुर और डोईवाला में 2.2 दून बासमती की रोपाई कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि बीज संरक्षण, टेस्टिंग और ब्रांडिंग पर जोर है। किसान एकता समिति से जुड़े हुए हम लोग और जो है करीब 25 से 30 किसान हम लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। ये दून परंपरागत जो जैविक हमारा कार्यक्रम है, तो इसमें टाइप 3 बासमती देहरादूनी, इसको इस समय सीड के परंपरा के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। और ये इसमें हमारा जो है कृषि विभाग का, कृषि विज्ञान केंद्र का, प्रशासनिक जो है काफ़ी हम लोगों का इसका सहयोग मिल रहा है। दून बासमती एक ऐसा ब्रांड था जो ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी फेमस ब्रांड है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर दून में
अगर हम बात करें देहरादून की वैली में फार्मर्स या कल्टीवेटर्स के लेवल पे इसका प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रहा था और बहुत लिमिटेड नंबर में फार्मर्स इसे उगा रहे थे। तो लास्ट ईयर एक इनोवेटिव प्रैक्टिस या एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कृषि विभाग की तरफ से, जिसमें 65 हेक्टेयर में 2 ब्लॉक्स जो हैं हमारे विकासनगर और सहसपुर, वहाँ पे इसे स्टार्ट करवाया गया था। जैसे कि आपको पता ही है, लास्ट ईयर हमने दून बासमती को पूरे प्रदेश स्तर पे और विश्व स्तर पे इसे प्रमोट करने के लिए हमने दून बासमती का रोपण और उसकी बुआई स्टार्ट करी थी। तो इसमें हमने डिटेल एसओपी बनाई थी कि कैसे कैसे उसको उगाया जाएगा, कौन सी सीड होगी और उसको कैसे उसको करा जाएगा। तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 100+ किसान 65 हेक्टेयर्स में इन्होंने पिछले वर्ष ये भी बासमती धान उत्पादन संरक्षण कार्यक्रम जनपद देहरादून में चलाया गया था, जिसके तहत उसमें सहसपुर विकासनगर के अधिकांश किसान इसमें जुड़े हुए थे और लगभग 65 हेक्टेयर में कार्यक्रम चलाया गया था। जो हमारा धान उत्पादित था उसको री परियोजना के सहयोग से 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा गया था, क्योंकि जो विगत वर्षों में किसानों को मूल्य नहीं मिल पा रहा था वो एक सही दाम किसानों को मिला। और इस वर्ष लोग अधिक से अधिक किसान इस पर आकर्षित होकर हम लोग किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा सोमवार को काशीपुर पहुंचे। नगर निगम परिसर में आयोजित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया और इस दौरान जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री ने जेल रोड स्थित निर्माणाधीन हाईटेक बहुमंजिला पार्किंग का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके बाद मंत्री प्रदीप बत्रा गोविशाण होटल में उत्तरांचल पंजाबी महासभा के द्वारा आयोजित स्वागत एवं सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। दोपहर बाद उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। काशीपुर नगर निगम में आना हुआ। हमारे साथ हमारे नगर निगम के मेयर दीपक बाली जी मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे लोकप्रिय विधायक सीमा जी मौजूद हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों, सभी यहाँ काशीपुर के सम्मानित नागरिक उपस्थित हैं, महानुभाव उपस्थित हैं। सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ जो कार्यक्रम यहाँ पर उन्होंने आयोजित किया। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन की सरकार द्वारा हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है और जो हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का कि सरकारी योजनाओं का लाभ जो है हर व्यक्ति तक पहुँचे, तो उस और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री विष्णु धामी जी के नेतृत्व में लगातार पूरे प्रदेश में विकास कार्य चल रहे हैं, लोकार्पण हो रहे हैं और सभी कार्य धरातल पर लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का आप सभी का स्वागत है। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की बदहाल और गड्ढों में तब्दील सड़कों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। एक और कांग्रेस और विपक्ष सड़क पर उतरकर अनोखे अंदाज में धान की रोपाई कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने इस प्रदर्शन पर तीखा पलटवार किया है। दुमका ने विपक्ष के प्रदर्शन को चुनावी स्टंट बताते हुए चुनाव नजदीक आते ही विपक्ष को सड़क, पानी और हर जन समस्या अचानक याद आने लगती है। बात अगर करें तो बीते दिनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लालकुआं क्षेत्र की जर्जर सड़कों पर जलभराव और गहरी गड्ढों में विरोध में सड़क पर ही धान की रोपाई का विरोध प्रदर्शन दर्ज किया था।
चुनावी वर्ष है, ये धान रोपाई करना, कहीं पर गड्ढे को प्रदर्शित करना और सोशल मीडिया पर उसको भेजना, ये चुनावी वर्ष की एक सामान्य बात है। लेकिन ये बात भी सही है और मेरा भी मानना है कि सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है और विशेषकर स्कूटी वालों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को बहुत कठिनाई इसमें हो रही है। चूँकि यह मामला सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों द्वारा सोशल मीडिया के मार्फत, समाचार पत्रों के मार्फत निरंतर उठाया जा रहा है। अगली खबर है गदरपुर से, जहां पर मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब रोज इंसुलिन के इंजेक्शन के चुभन से मुक्ति मिलने जा रही है। भारत में पहली बार हफ्ते में सिर्फ एक बार ली जाने वाली लंबे समय तक असर करने वाली इंसुलिन वीकली लॉन्च हो चुकी है, जो अगले कुछ दिनों में प्रमुख मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध होगी। इस नई जीवन रक्षक दवा और डायबिटीज के सही प्रबंधन को लेकर रुद्रपुर के सुप्रसिद्ध शुगर स्पेशलिस्ट और सिद्धिविनायक अस्पताल के निदेशक एवं पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने चौरहत में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की है। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि हालांकि ये एक क्रांतिकारी दवा है, लेकिन ये हर डायबिटीज मरीज के लिए उपयुक्त नहीं है। लॉन्च हुई है 15 जुलाई को इंडिया में, और मैं खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि इंसुलिन हमारे यहाँ उपलब्ध है। और इनको किस पेशेंट को लेना चाहिए ये हम पेशेंट को देखने के बाद बता सकते हैं। जैसे ऑनगोइंग पेशेंट हैं जिनको बेसल इंसुलिन चल रहा है, वे इसके लिए सबसे ज़्यादा फिट पेशेंट माने जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के वे मरीज, किस मरीजों को ये नहीं लग सकते हैं उसमें टाइप 1 के पेशेंट्स होते हैं, वो प्रेग्नेंट महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट हैं उनके लिए नहीं है, और जो लैक्टेशन या बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए ये इंसुलिन नहीं है। तो किसी को अगर ये इंसुलिन के बारे में जानकारी चाहिए या इसकी उपलब्धता है तो हमारे इंसुलिन है सिद्धिविनायक हॉस्पिटल की फार्मेसी में, और ये अभी लॉन्च हुई है 15 जुलाई को इंडिया में, और हमारे यहाँ लॉन्च हो चुकी है ऑलरेडी। खबर है पौड़ी से, जहां पर कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर शौर्य दिवस श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। शहीद स्मारकों पर पुष्पांजलि अर्पित कर कारगिल के अमर बलिदानों को श्रद्धांजलि दी गई। वीर सैनिकों व शहीद परिजनों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में विधायक राजकुमार पुरी ने शहीदों के बलिदान को राष्ट्र के अमूल्य धरोहर बताते हुए युवाओं से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि देश शहीदों का ऋण कभी भी नहीं चुका सकता, लेकिन प्रशासन उनके सम्मान और कल्याण के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। मैं हौला विजेंद्र शिवनगढ़ गढ़वाल, जो कि 1999 में कारगिल लड़ाई में बटालिक सेक्टर में हमारी पलटन ने भाग लिया, और मैं भी उस समय मतलब मेरी सर्विस क्या है 3 या 4 साल रही होगी, तो हमने भी उसमें लड़ाई में भाग लिया था। कारगिल दिवस बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था 99 में, और हमारा सौभाग्य है कि हम उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, और हमारी यूनिट का भी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, जिसमें कि कारगिल युद्ध में हम 10 आदमियों के पाकिस्तान के सिर काट के लाए थे, और काफ़ी हथियार एमिनेशन हमने उनका जब्त किया था, और 4700 पे हमने आक्रमण किया था और उसे हमने फतेह किया था। आज पूरे भारतवर्ष में कारगिल विजय दिवस जो कि आज 27 साल पूरे हो चुके हैं उसका मनाया जा रहा है। और सबसे पहले तो मैं कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए हैं उनको पूर्व सैनिक कल्याण संगठन पौड़ी की तरफ से श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। और यह बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज बहुत ही पावन और पवित्र अवसर है कि हम सब लोग उन शहीदों के नाम से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने वास्तव में हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश के मान सम्मान के लिए, तिरंगे की शान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। ऐसे आज जो कारगिल युद्ध हुआ था उसकी आज 27वीं वर्षगांठ पर हम यहाँ पर सब लोग उपस्थित हैं।
कुशीनगर जिले की तुर्कपट्टी थाना पुलिस ने जालसाजी और चोरी की एक बड़ी घटना का सफल खुलासा किया। पुलिस ने लोगों के गहने लेकर फरार होने वाली शातिर पिता पुत्र को गिरफ्तार कर उनके पास से लाखों के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 35 लाख रुपए के गहने बरामद किए, जिसमें 229 ग्राम सोना, 3 किलो 900 ग्राम चांदी शामिल है। इसके अलावा 20,000 रुपए भारतीय नगद और नेपाली करेंसी भी बरामद की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का